देखिए स्टूडेंट, आज लेक्चर नंबर 4 है। इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन आपके लिए हम लोग लाए हैं। तो जो पहला क्वेश्चन लिए हैं वो आपका 3 नंबर सेगमेंट से लिया गया है क्वेश्चन। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का इस बार का बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला क्वेश्चन बोलता है कि व्हाई प्लेटिनम गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी। प्लेटिनम गोल्ड और सिल्वर का यूज ज्वेलरी बनाने में क्यों किया जाता है। तो देखिए कैसा लिखिएगा इसका आंसर कि प्लेटिनम गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। इसमें मेनली 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है कि दे हैव ब्राइट एंड शाइनी सरफेस। प्लेटिनम गोल्ड और सिल्वर का जो सरफेस होता है वो बहुत ही ब्राइट होता है और बहुत ही शाइनी होता है, देखने में अच्छा लगता है, चमकता रहता है, इसीलिए इसको हम लोग यूज करते हैं किसमें, ज्वेलरी बनाने के लिए। नंबर 2 पॉइंट है दे आर हाईली रेजिस्टेंट टू कोरोजन। मतलब प्लेटिनम गोल्ड और सिल्वर जो होता है उसमें आपका जल्दी ही कोरोजन का प्रोसेस देखने को नहीं मिलता है, उसमें जल्दी जंग नहीं लगता है, इसीलिए इसको हम लोग ज्वेलरी बनाने में यूज करते हैं, उपयोग करते हैं। और नंबर 3 पॉइंट है दे आर हाईली मेलिएबल एंड डक्टाइल। प्लेटिनम गोल्ड और सिल्वर में मेलिएबिलिटी का प्रॉपर्टी और डक्टिलिटी का प्रॉपर्टी अच्छा रूप से देखने को मिलता है। इसमें हम लोग जैसा चाहे वैसा ज्वेलरी का डिजाइन बनवा सकते हैं, इसीलिए प्लेटिनम गोल्ड और सिल्वर का यूज होता है किसमें, ज्वेलरी बनाने में। पहला पॉइंट क्या बोले कि दे हैव ब्राइट एंड शाइनी सरफेस। दूसरा पॉइंट क्या बोले कि दे आर हाईली रेजिस्टेंट टू कोरोजन, उसमें जल्दी जंग नहीं लगता है। और तीसरा क्या है, दे आर हाईली मेलिएबल एंड डक्टाइल। प्लेटिनम गोल्ड और सिल्वर में मेलिएबिलिटी का और डक्टिलिटी का अच्छा प्रॉपर्टी देखने को मिलता है, और यही 3 कारण के वजह से हम लोग इसको ज्वेलरी बनाने में यूज करते हैं। किसका, प्लेटिनम का, गोल्ड का और सिल्वर का। ये आज का आपका पहला क्वेश्चन है जो कि 3 नंबर सेगमेंट से लिया गया है। आज का जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपका 5 नंबर सेगमेंट से लिया गया है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार का बोर्ड एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको भी आप लोग बहुत अच्छा से रेडी कर लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है देखिए कि राइट ओम्स लॉ। आपको ओम्स लॉ लिखना है और उसको वेरीफाई करना है, और जब भी वेरीफाई करने के लिए आएगा ये आपको 5 नंबर का सेगमेंट में पूछेगा, क्योंकि वेरीफाई वाला लंबा होता है थोड़ा सा, ठीक है। और ये ओम्स लॉ जो है ये आपको 3 नंबर में अलग से भी पूछा जा सकता है और ये 2 नंबर में भी आ सकता है। तो ये जो क्वेश्चन है वो 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर किसी में भी आ सकता है, लेकिन जब भी वेरीफाई देगा वो चूंकि लंबा होता है तो मैक्सिमम चांस है कि वो 5 नंबर के लिए पूछा जाएगा। हम लोग इस क्वेश्चन को 5 नंबर सेगमेंट से निकाले हैं, और ये देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन है कि ओम्स लॉ क्या है उसको बताइए और उसको वेरीफाई कीजिए। तो पहले हम लोग समझते हैं कि ओम्स लॉ का मतलब क्या है, हालांकि पहले भी आपको हम समझाए हैं। देखिए ओम्स लॉ बोलता है कि द पोटेंशियल डिफरेंस भी across the ends of a given metallic wire in an electric circuit is directly proportional to the current flowing through it। इसका क्या मतलब है, किसी भी तार का, किसी भी कंडक्टर का 2 किनारे के बीच में, किसी भी कंडक्टर का 2 किनारे के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो V है, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, करंट कितना फ्लो कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। मतलब जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही अधिक आपका उससे करंट फ्लो करेगा। वही लिखा है द पोटेंशियल डिफरेंस भी अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए गिवन मेटलिक वायर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। मतलब जितना अधिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा किसी भी कंडक्टर का 2 किनारे में, उतना ही उससे ज्यादा करंट फ्लो करेगा। जितना कम पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना कम करंट फ्लो करेगा। लेकिन ये ओम्स लॉ कब ट्रू होगा, उसको आगे लिखे हैं प्रोवाइडेड इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। मतलब किसी भी कंडक्टर में आपका ओम्स लॉ तभी वैलिड होगा, तभी ट्रू होगा जब उस कंडक्टर का या उस रूम का क्या रहेगा, टेम्परेचर बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा। दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ। तो अगर आपको डेफिनेशन लिखने के लिए पूछेगा, आपको वही लिखना है, किसी भी कंडक्टर में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसके ऊपर करंट डिपेंड करता है। पोटेंशियल डिफरेंस करंट का क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे जैसे आप तार के 2 किनारे के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाइएगा उसमें पास करने वाला करंट भी बढ़ेगा, और जैसे जैसे आप तार का 2 किनारे के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को घटाइएगा उसमें करंट भी क्या होगा, घटेगा, डिक्रीज करेगा। वही बोलता है ओम्स लॉ। लेकिन ओम्स लॉ कब ट्रू होगा, जब टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। वही आपको लिखना है कि द पोटेंशियल डिफरेंस भी अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए गिवन मेटलिक वायर in electric circuit is directly proportional to the current flowing through it provided its temperature remains the same। this is called Ohm's law। और उसके नीचे थोड़ा सा उसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट भी लिख के जरूर दिखाना है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है V proportional to I, पोटेंशियल डिफरेंस करंट का प्रोपोर्शनल होगा। और आप लोग सबको मालूम है कि जब हम लोग प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के इक्वल टू का साइन देते हैं तो साथ में एक तो क्या मल्टीप्लाई करना पड़ता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और इस केस में जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिया जाता है वो कैपिटल आर है।
तो क्या होगा V बराबर R इंटू आई, या फिर इसको घुमा के लिख सकते हैं क्या, V बराबर I इंटू आर। और यहां से अगर I को नीचे करेंगे तो क्या आएगा, V बटे I बराबर R। और ये R क्या है, एक टाइप का कांस्टेंट है। इस केस में जो आपका R का नाम है वो क्या है, R को बोलते हैं हम लोग रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर या रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। वही लिखे हैं नीचे देखिए, हियर R is a constant for the given metallic wire at a given temperature and it is called its resistance। इस केस में जो आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट R लिया गया है वो आपका कंडक्टर का रेजिस्टेंस होगा एक फिक्स टेम्परेचर में, और जिसका वैल्यू क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा। यही है आपका ओम्स लॉ का स्टेटमेंट और ये है उसका मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन। अगर एग्जाम में लिखने आएगा 2 नंबर 3 नंबर के लिए कि ओम्स लॉ क्या होता है लिखिए, तो पहले उसका डेफिनेशन लिखिएगा कि the potential difference P across the ends of a given metallic wire in an electric circuit is directly proportional to the current flowing through it provided its temperature remains the same। this is called Ohm's law। फिर थोड़ा सा उसके नीचे लिख दीजिएगा क्या, that means V proportional to I। जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाइएगा वैसे वैसे उसमें पास करने वाला करंट भी बढ़ेगा, और V बराबर R इंटू आई, और V बराबर I इंटू R, और V बटे I बराबर R। हियर R इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी फॉर द गिवन कंडक्टर एंड इज कॉल्ड इट्स क्या, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ये आपका ओम्स लॉ के बारे में हो गया। इसके बाद क्या करना है, इसको वेरीफाई भी करना है, मतलब आपको दिखाना है प्रूफ करके प्रैक्टिकल का हेल्प से कि ये V प्रोपोर्शनल टू I सच में होता है ओम्स लॉ में। कैसे होता है उसको देखिए, हम यहां पीछे में दिखाए हैं, यहां देखिए तो यहां है एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई ओम्स लॉ। आखिरकार हम लोग ओम्स लॉ को एक्सपेरिमेंटली कैसे वेरीफाई करेंगे, तो पहले सर्किट डायग्राम बनाना पड़ेगा। उसी के लिए लिखे हैं ऊपर में कि द सर्किट डायग्राम टू वेरीफाई ओम्स लॉ इज एज फॉलोज। देखिए सर्किट डायग्राम में अलग कुछ भी नहीं है, बेसिक सा डायग्राम है। क्या है, एक बैटरी दिया हुआ है जिससे करंट फ्लो करेगा, एक स्विच है जिसको ऑन करेंगे तो करंट सर्किट में फ्लो होगा, जिसको ऑफ कर देंगे तो सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगा। एक रियोस्टेट दिया हुआ है। रियोस्टेट का क्या मतलब है, रियोस्टेट का मतलब होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिससे कि हम सर्किट का रेजिस्टेंस को बढ़ा घटा सकते हैं। आपको मालूम है आपको कि रेजिस्टेंस का मतलब होता है क्या, जो करंट को अपोज करता है। किसी भी सर्किट में अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत ज्यादा होगा तो उसमें कम करंट फ्लो करेगा, और किसी भी सर्किट में अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू कम होगा तो उसमें क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा करंट फ्लो करेगा। तो इसका मतलब क्या है, हम लोग ये जो रियोस्टेट दिया हुआ है इसको आगे पीछे करके सर्किट में फ्लो करने वाला जो करंट है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर इस रियोस्टेट को ऐसा सेट करेंगे जो कि इसका मैक्सिमम वैल्यू देगा रेजिस्टेंस का, तो करंट एकदम कम होगा। और अगर हम लोग रियोस्टेट को ऐसा सेट करेंगे जिससे कि रेजिस्टेंस का मिनिमम वैल्यू देगा, कम से कम वैल्यू देगा, तो करंट क्या करेगा, ज्यादा फ्लो करेगा। तो इसीलिए हम लोग क्या किया, एक तो रियोस्टेट लगाए हैं ताकि हम रेजिस्टेंस को बढ़ा घटा सकते हैं, और जैसे जैसे रेजिस्टेंस को बढ़ा घटाएंगे वैसे वैसे सर्किट में पास करने वाला जो करंट है वो भी बढ़ेगा और घटेगा। और क्या लगाए हैं, एक तो कंडक्टर लगाए हैं यहां पर जिसका रेजिस्टेंस क्या है, R है, जिसका नाम क्या है, R है। एक वोल्ट मीटर लगाए हैं इस कंडक्टर का दोनों किनारे में, क्या करने के लिए, ताकि इस कंडक्टर R में जितना पोटेंशियल डिफरेंस है, इस कंडक्टर R के दो किनारे के बीच में जितना पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम मेजर कर सके, और इससे कितना करंट फ्लो कर रहा है, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, उसको नापने के लिए साथ में क्या लगाए हैं, एक ठो एमीटर भी कनेक्ट किए हैं। तो एमीटर करंट नाप के बताएगा, वोल्ट मीटर इसके दो किनारे के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस नाप के बताएगा, बैटरी सर्किट में करंट का सप्लाई करेगा, और स्विच ऑन ऑफ के लिए लगाए हैं। और रियोस्टेट का काम क्या है, रियोस्टेट सर्किट में रेजिस्टेंस बढ़ाएगा घटाएगा, जिसके करस्पॉन्डिंग सर्किट में कम या ज्यादा करंट हम फ्लो करवा सकते हैं। अब देखिए इसका हम जो स्टेप है उसको पॉइंट वाइज लिखे हैं ताकि आपको एग्जाम में लिखने के लिए और एग्जाम में याद रखने के लिए सुविधा होगा। और जो एग्जामिनर कॉपी चेक करेंगे ना, अगर आप पॉइंट वाइज आंसर को लिखते हैं तो ज्यादा वो इंफॉर्मेटिव होता है आंसर, ज्यादा वो अच्छा लगता है देखने में, तो उनको नंबर देने में भी सहूलियत होगा जो एग्जामिनर आपका कॉपी चेक करेंगे। देखिए पहला पॉइंट क्या लिखा है, आपको क्या करना है, ओम्स लॉ को वेरीफाई करना है, ओम्स लॉ को प्रूव करना है। देखिए पहला क्या है, ऑन प्रेसिंग द स्विच, जैसे हम स्विच को ऑन कर देंगे एक करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग इन द होल सर्किट इंक्लूडिंग द कंडक्टर आर। ऑब्वियस सा बात है, अगर हम सर्किट का स्विच को ऑन कर देंगे तो पूरा ही सर्किट में से करंट फ्लो करेगा। अगर पूरा सर्किट में से करंट फ्लो करेगा तो जो आपका कंडक्टर आर है उसमें से भी करंट फ्लो करेगा। वही बात तो लिखा गया है पॉइंट नंबर 1 में। पॉइंट नंबर 2 देखिए क्या बोल रहा है, पॉइंट नंबर 2 है द रियोस्टेट दैट इज RH is initially so adjusted that a small current passes through the circuit। स्टार्टिंग में हम लोग इस रियोस्टेट को ऐसा सेट करेंगे ताकि सर्किट से कम करंट फ्लो करे। स्टार्टिंग केस का बात कर रहे हैं, स्टार्टिंग में हम लोग रियोस्टेट को ऐसा सेट करेंगे ताकि सर्किट में से क्या हो, कम से कम करंट पास करे।
अगला पॉइंट क्या है, वो जब कम से कम करंट सर्किट से पास करेगा उस टाइम हम लोग इस एमीटर के द्वारा इसमें से कितना करंट पास हो रहा है उसका रीडिंग नोट कर लेंगे और उसी टाइम इसके दो किनारे के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है उसको भी नोट कर लेंगे। किसके द्वारा? वोल्टमीटर के द्वारा, वोल्टमीटर का हेल्प से। वही लिखे अगला पॉइंट, यूजिंग एमीटर वी मेजर द करंट आई फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर आर, और उसी टाइम यूजिंग वोल्टमीटर वी मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस भी अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। तो पहला स्टेप क्या हुआ कि रियोस्टेट को पहले तो स्विच को ऑन करना है, उसके बाद रियोस्टेट को स्टार्टिंग में ऐसा सेट करना है ताकि सर्किट से कम करंट फ्लो करे। उस टाइम में इस कंडक्टर आर से कितना करंट फ्लो कर रहा है उसको हम लोग नोट करेंगे किसके द्वारा? एमीटर का हेल्प से। और उसी टाइम में इस कंडक्टर का दो किनारे के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है उसको नोट करेंगे किसके हेल्प से? वोल्टमीटर के हेल्प से। उसके बाद का काम क्या, फिर रेजिस्टर को थोड़ा सा और ऐसा एडजस्ट करेंगे ताकि थोड़ा सा सर्किट में करंट का वैल्यू बढ़ जाए। वही देखिए अगला पॉइंट हम यहां पर लिखे हैं, बाय यूजिंग रियोस्टेट द करंट इन द सर्किट इज नाउ इंक्रीज्ड स्टेप बाय स्टेप। रियोस्टेट को फिर ऐसा सेट करते रहेंगे ताकि सर्किट में करंट थोड़ा सा बढ़ जाए। उस बढ़ा हुआ करंट में आपका कंडक्टर आर से कितना करंट पास कर रहा है उसको नाप लेंगे एमीटर से, और उसी समय उसके दो किनारे के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है उसको नाप लेंगे किससे? वोल्टमीटर से। फिर रियोस्टेट को एडजस्ट करेंगे, फिर थोड़ा सा सर्किट में और करंट ज्यादा फ्लो कराएंगे, और उस टाइम फिर तीसरा वाला जो केस है उसमें क्या करेंगे, फिर कंडक्टर आर से कितना करंट फ्लो कर रहा है उसको नाप लेंगे एमीटर से, और उसी समय कितना उसके दो किनारे के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है उसको नाप लेंगे किससे? वोल्टमीटर से। ये बार बार करेंगे, करंट थोड़ा सा बढ़ाएंगे, करंट को नाप लेंगे, वोल्टेज को नाप लेंगे, फिर थोड़ा सा करंट को और बढ़ाएंगे, किससे बढ़ाएंगे? रियोस्टेट से बढ़ाएंगे। करंट को थोड़ा और बढ़ाएंगे, करंट को नाप लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को नाप लेंगे, फिर थोड़ा करंट और बढ़ाएंगे, फिर करंट को नाप लेंगे, फिर वोल्टेज को नाप लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को नाप लेंगे। ये काम 3-4 बार हम लोग आराम से करेंगे। ठीक, वो देखिए नीचे लिखे हैं, द करंट वैल्यूज एंड द करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस वैल्यूज आर नोटेड इन ऑल द केसेस। 3-4-5 केस लेंगे, हर एक बार करंट को नापेंगे, हर एक बार पोटेंशियल डिफरेंस को नापेंगे, फिर करंट थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, करंट को नापेंगे, फिर पोटेंशियल डिफरेंस को नापेंगे, फिर करंट थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, फिर करंट को नापेंगे, फिर पोटेंशियल डिफरेंस को नापेंगे। और ये काम 4-5 बार करेंगे, और 4-5 बार करने के बाद हम लोग को यहां से कंक्लूजन क्या मिलता है, देखिए हम लोग क्या निकालेंगे, वो जो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस आप निकालें, V और I का जो वैल्यू सब निकाले 4-5 रीडिंग के लिए, हर एक बार हम लोग V/I का वैल्यू को निकालेंगे। V/I मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को करंट से हर बार हम लोग डिवाइड करके निकालेंगे कि उसका वैल्यू कितना आ रहा है। तो हमेशा हम लोग को क्या मिलेगा कि वो एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा, कुछ भी आएगा लेकिन कांस्टेंट आएगा। मान लीजिए 2 आ रहा है तो सब में 2 2 2 2 ऐसा आएगा, अगर 5 आ रहा है तो सब बार 5 5 5 5 ऐसा आएगा। वही लिखे हैं, द रेशियो ऑफ V/I इज कैलकुलेटेड फॉर ऑल द रीडिंग्स। सभी रीडिंग के लिए हम लोग हमेशा V/I का वैल्यू को निकालेंगे, और हम लोग को मिलेगा क्या, इट इज फाउंड दैट V/I बराबर कांस्टेंट फॉर ऑल द ऑब्जर्वेशन। सभी ऑब्जर्वेशन के लिए 3-4-5 जितना भी बार हम लोग इस काम को करेंगे, सभी के लिए हम लोग को V/I का जो वैल्यू है हमेशा कांस्टेंट मिलेगा, हमेशा फिक्स मिलेगा। और अगर ये V/I आपका कांस्टेंट हो जाता है, यही ना ओम्स लॉ है, अभी आपको जो उसका स्टेटमेंट दिखाए थे उसमें तो यही लिखा हुआ है क्या, V/I बराबर कांस्टेंट, R मिलना चाहिए, कांस्टेंट मिलना चाहिए। और अगर आपको V/I का रेशियो कांस्टेंट मिल रहा है मतलब आपका ओम्स लॉ क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, ओम्स लॉ आपका प्रूफ हो गया। इसको आप ऐसा भी प्रूव कर सकते हैं, देखिए क्या कि इफ वी ड्रॉ, अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं V और I का ग्राफ, आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू रहेगा 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, 6 वोल्ट रहेगा, करंट का वैल्यू रहेगा 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, 6 एम्पियर, 8 एम्पियर वगैरह। और अगर आप V और I का ग्राफ खींचिएगा करस्पॉन्डिंग वैल्यू के साथ, करस्पॉन्डिंग रीडिंग के साथ, तो आपको क्या होगा, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगा। अगर ये आपका स्ट्रेट लाइन देखने को मिलता है तो इससे भी क्या होता है, ओम्स लॉ का वेरीफाई होता है। आपको दोनों टाइप से करना है एग्जाम में। ठीक है, पहले क्या दिखाना है कि V/I आपका कांस्टेंट है सभी ऑब्जर्वेशन के लिए, फिर लिख दीजिएगा क्या, हेंस ओम्स लॉ इज वेरीफाइड। उसके बाद फिर एक लाइन छोड़ के क्या लिखिएगा, इफ वी ड्रॉ ए ग्राफ बिटवीन V एंड करस्पॉन्डिंग करंट I रीडिंग वी गेट ए स्ट्रेट लाइन ग्राफ। हम लोग को स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है जिसको ग्राफ भी बनाकर दिखा दिए, दिस ऑल्सो वेरीफाइज क्या, इससे भी आपका ओम्स लॉ वेरीफाई हो गया। अगर आप इसको, इसका ये स्टेटमेंट लिखिएगा, इसका ये मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन लिखिएगा, ये सब लिख दीजिएगा, और साथ ही साथ क्या लिखिएगा, इसका जो
ये प्रूफ वाला लिखिएगा, मतलब जो वेरीफाई वाला लिखिएगा, डायग्राम बनाइएगा प्रॉपर, उसके बाद ये 3-4 पॉइंट लिख दीजिएगा और उसके बाद दिखा दीजिएगा, क्या दिखा दीजिएगा कि V/I कांस्टेंट आ रहा है और ओम्स लॉ वेरीफाई हो गया, और फिर दिखा दीजिएगा कि अगर हम लोग V/I का, V वर्सेस I का अगर हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो वो आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है, तो आपको इसमें पूरी नंबर मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पूरा यहां से लेके ये पूरा उसका वेरीफाई वाला पार्ट से लेके आपको पूरा यहां तक लिखना पड़ेगा, और साथ में अच्छा राइटिंग से लिखना पड़ेगा। अगर राइटिंग अच्छा रखिएगा, कंटेंट इतना लिखिएगा, आपको पूरा 5 में 5 नंबर मिल जाएगा। इसीलिए हम ये सब सीरीज को शुरू कर रहे हैं ताकि इसमें आपका सुविधा हो सके, एग्जाम से पहले आप एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो जाए, समझे। तो इसको आप अच्छा से बेनिफिट लीजिए और ये सब जो क्वेश्चन हम समझा रहे हैं उसको ध्यान से समझिए और उसको प्रॉपर कॉपी में लिखिए उसी दिन जिस दिन आप इस वीडियो को देख रहे हैं, और उसी दिन उसको मेमोराइज कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छा से, ताकि एग्जाम में लिख सके। अगला देखिए, आज का जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है, उसको हम बायोलॉजी का मतलब टॉपिक से निकाले हैं, चैप्टर नंबर 8 से। ये 2 मार्क का सेक्शन में पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है, 2 नंबर के लिए, 2 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है कि नेम द सेक्स क्रोमोसोम फाउंड इन मेल एंड फीमेल। मेल में और फीमेल में, ह्यूमन में मेल में और फीमेल में कौन सा सेक्स क्रोमोसोम पाया जाता है। तो आप लोगों को मालूम भी होगा कि द सेक्स क्रोमोसोम फाउंड इन द मेल क्या होता है, उसमें XY होता है, और फीमेल में क्या होता है, द सेक्स क्रोमोसोम फाउंड इन द फीमेल क्या, XX। ये क्वेश्चन आपका लास्ट ईयर का मॉडल पेपर में भी दिया गया था, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मेल का सेक्स क्रोमोसोम है उसको XY बोलते हैं, और फीमेल का जो सेक्स क्रोमोसोम उसको क्या बोलते हैं, XX बोलते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन आज आपके लिए है। इन तीनों क्वेश्चन को आप अच्छा से कॉपी में लिखिए और इसको अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए, ताकि इसमें से अगर एक भी क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में दिखता है उसको आप जल्दी से एग्जाम में लिख सके, उसमें आपको सोचना नहीं पड़े, ठीक है। इस सीरीज का वही मतलब है कि अगर इस सीरीज को आप फॉलो करते हैं अच्छा से तो आपका बोर्ड एग्जाम जो होगा अच्छे से होगा, लेकिन उसके लिए आपको सबको घर में अच्छा से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है।